हाँ जी। तो क्या क्या पढ़ लिया अब तक हमने, रिवीजन करें एक बार उसका। भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, फिर आए इंग्लिश, फिर आए डेनिश, फिर आए आपके फ्रेंच, और उसके बाद आए स्वीडिश। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज कैप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता है। 1498 में वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आता है। जमोरिन जो कालीकट का राजा होता था उसका वेलकम करता है, अरब उसका विरोध करते हैं। वास्को डी गामा व्यापार करता है यहाँ से और 60 टाइम्स फायदा होता है उसको। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल उनका सेकंड ट्रेवलर था। उनकी फर्स्ट फैक्ट्री 1503 कोचीन, फर्स्ट गवर्नर 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सेकंड गवर्नर 1509 अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और उसे द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर कहते हैं। पोर्तुगीज एम्पायर को एस्टेडो द इंडिया बोलते हैं। 1510 में उन लोगों ने गोवा बीजापुर के राजा से छीन लिया था, और निनो डी कोना 1530 में गोवा को अपना मेन सेंटर बना लेता है। लेकिन पुर्तगाली भारत में स्टेब्लिश नहीं हो पाए, क्योंकि एक तो अरबों ने उनका विरोध कर दिया था, उनको ब्राजील में गोल्ड माइंस मिल गई थी, उनकी रिलीजियस इंटॉलरेंस पॉलिसी की वजह से इंडियंस खिलाफ हो गए थे। अल्बुकर्क ने जब पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रोवोक किया तो इस वजह से भी भारतीयों से नाराज हो गए थे। फिर भी उन्होंने जो समुद्र पर अधिकार करके अपनी जो नीति अपनाई थी उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। समुद्र में किसी भी एक्टिविटी के लिए बेसिकली हिंद महासागर अरब सागर वाले इलाके में उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन लेटर कार्ड्स कहलाता था। और अपने जहाजों के साथ में भारतीय जहाजों को भेजते थे, इसको अर्मडा सिस्टम कहा करते थे। बड़े जहाज बनाने शुरू किए थे। तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, इन सब की खेती भारत में उन्होंने शुरू की थी। 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी उन लोगों ने, और एक नई आर्किटेक्चर की स्टाइल लेकर आए थे, गोथिक, जिसके अंदर पॉइंटेड आर्च होती है, एलिवेटेड रूप्स होती है, डीप डेकोरेशन होता है। 1542 में आपके अल्फांसो डिसूजा के साथ सेंट जेवियर भारत में आया था। फिर हम कल डच पढ़ रहे थे। 1596 में कार्नेलियन डे हस्तमान पहला डच एक्सप्लोरर था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1605 में उनकी पहली फैक्ट्री बनी थी, जो कि थी आपकी मसूलीपट्टनम, और उनकी सबसे मुख्य फैक्ट्री थी चिंसूरा। और भी थी उनकी भारत में अलग अलग जगह पे, बंगाल में, इस पूर्वी तट पर कई फैक्ट्रियां थी, पर मुख्य केंद्र उनका चिंसूरा था। फिर 1759 के अंदर अंग्रेजों के साथ वेदरा के युद्ध में वो हार जाते हैं। चिंसूरा के पास में वेदरा नाम की जगह थी, उन्हें अपने बोरिया बिस्तर उठा के इंडोनेशिया जाना पड़ा, और फिर वहां पर मसालों का बिजनेस शुरू कर लिया था उन लोगों ने। हमने अंग्रेज शुरू कर दिए थे कल, और हमने पढ़ा जॉन मिडेनहॉल 1599 में आने वाला पहला अंग्रेज था। 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। इसके 217 शेयर होल्डर थे। इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, या उसका शॉर्ट नेम था मर्चेंट एडवेंचर्स। एडवेंचर वाला जो एडवेंचर होता है वो शायद कल स्पेलिंग मिस्टेक रही होगी, तो आप एडवेंचर वाला कर लेना वो। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसने उनको कहा कि आपको 15 साल का ट्रेड दिया जाता है, वहां पे मोनोपोली दी जाती है। कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड भी करती थी और धीरे धीरे अपना शासन भी करने लग गई थी। तब उसके फिर 20-20 साल उसका बढ़ाया करते थे टर्नओवर जो था। उनका जो किंग जेम्स था वो अपने जहांगीर के दरबार में 2 एम्बेसडर भेजता है, सर टॉमस, पहले आप कैप्टन हॉकिंस और फिर सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा जानता था, 400 का मनसबदार भी बनाया गया, पर ट्रेड रिबेट लेने में असफल रहा, जबकि टॉमस रो को ट्रेड रिबेट मिल गई थी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि 1608 में सूरत में हेनरी मिडल्टन उनकी फैक्ट्री लगाता है, लेकिन कामकाज वहां पर शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि सूरत के व्यापारियों ने विरोध कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्हें पुर्तगाली उकसा रहे थे। फिर वो 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं, जो कि उनकी ईस्टर्न कस्ट पे पहली फैक्ट्री थी। उसके बाद आपके 1632 के अंदर जो गोलकुंडा का सुल्तान था, उनको 500 पगोड़ा में गोल्डन फरमान जारी कर देता है। 1633 में वो उड़ीसा के हरिहर के अंदर फैक्ट्री लगा लेते हैं। 1639 में वो गांव खरीदते हैं चेन्नई, नाम बदल कर करते हैं मद्रास, और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था उसकी स्थापना। 1651 में शाह सुजा बंगाल का गवर्नर ग्रेवियन वंटन को बंगाल में ट्रेड की छूट देता है, और वहां पर हुगली में ब्रिज में एक फैक्ट्री लगा लेता है। उसके बाद 1661 में चार्ल्स की शादी कैथरीन बेंग्रेजा जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी उससे हुई, और बॉम्बे दहेज में मिला। 1668 में बॉम्बे 10 पाउंड एनुअल जो रेंट था उस पर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, और गेराल्डांगियार ने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई। 1698 में वो 3 गांव खरीदते हैं, कलिकाता, सुतानाती और गोविंदपुर, और यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। जॉब चारनाक वो फाउंडर था, और चार्ल्स आयर जो था उसका पहला गवर्नर बनाया गया। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर से मिलने के लिए जॉन सरमन गया, साथ में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द जो कि एक आर्मेनियाई ट्रांसलेटर था उसको साथ में लेके गया, और फर्रुख शेर ने उनको कहा कि 3000 में बंगाल का ट्रेड, 10,000 में सूरत पोर्ट का ट्रेड, बॉम्बे मिंट के सिक्के चलेंगे, और कलकत्ता के आसपास में तुम जितनी चाहो जमीन खरीद सकते हो। हिस्टोरियन ओम्स कहते हैं कि ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था। आगे शुरू करते हैं। पढ़े हमने कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, 3 पढ़ लिए। अब आए डेनिस। डेनमार्क के लोगों को डेनिस बोलते हैं।
जो डेनमार्क के बंदे हैं वो क्या कहलाते हैं, तो डेनिस कहलाते हैं। 1616 में उन लोगों ने फैक्ट्री बनाई। याद रखना है उनका भारत में जो मुख्य केंद्र था वो था श्रीरामपुर। पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र गोवा, डचों का मुख्य केंद्र चिंसूरा, अंग्रेजों के 3 मुख्य केंद्र कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इनमें भी सबसे मुख्य कलकत्ता, उनका मुख्य केंद्र श्रीरामपुर। याद रखना नाम, बंगाल में जगह है श्रीरामपुर नाम की। आगे और काम आएगी तब मैं पूछूंगा श्रीरामपुर नाम हमने पहले कहां पढ़ा था। पर भले थे बाप रे, इनको लगा कि यार इंडिया में पार पड़नी नहीं है, थोड़े दिन तो बिजनेस किया, फिर 1853 में कहा कि भाई साहब बेचना है, कोई खरीद रहा तो आ जाओ। अंग्रेज थे देश के अंदर, अंग्रेजों ने कहा साहब हमें दे दो। अंग्रेजों को बेच बाच के अपने वापस डेनमार्क चले गए, दूध बेचेंगे मजे करेंगे अपने, तो डेयरी उद्योग है वहां पर ज्यादा अच्छा सा। 3 बातें याद रखनी। 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, श्रीरामपुर उनका मुख्य अड्डा था, 1853 में बेच बाच के वापस चले गए, और कोई याद रखने वाली बात ही नहीं। यूरोप का दादा उस टाइम हुआ करता था फ्रेंच, फ्रांसीसी जो थे वो यूरोप के नेता हुआ करते थे। उनको थोड़ी सूचना लेट मिली कि यार ऐसा ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या, पर जब उनको पता चला तो उनके राजा हुआ करता था लुई 14वां। उनके ये काम ठीक है, उनके सारे राजाओं के नाम लुई है, याद नहीं करने पड़ते। लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई थर्ड, लुई फोर्थ, लुई फिफ्थ, सारे लुई 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 है उनके। तो लुई 14वां राजा था, और लुई 14वां का जो निर्मला सीतारमन था उसका नाम था कोलबर्ट। उनका जो वित्त मंत्री था, जो फिनेंस मिनिस्टर था उनका, उसका नाम कोलबर्ट था। और कोलबर्ट ने कहा कि किंग लुई अपने को भी तो कंपनी बनानी चाहिए, इंडिया में जाके बिजनेस करना चाहिए। उसने कहा बनाओ। तो इन लोगों ने भी भाई आपके 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पर राजा बना रहा है इसलिए ये गवर्नमेंट फैक्ट्री है, ये याद रखना भाई कि किस प्रकार की फैक्ट्री थी, ये गवर्नमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, सरकारी कंपनी थी, सॉरी फैक्ट्री क्या कंपनी। अंतर याद रखना है यहां पे कि अंग्रेजों वाली जो थी वो तो प्राइवेट थी, ये वाली जो थी ये सरकारी थी। वो आईसीआईसीआई थी, ये अपने एसबीआई थी। दोनों में जो अंतर होता है वो इन दोनों में भी था। उस वो निजीकरण के तहत बनाई गई थी, ये सरकार का आइटम था। कोलबर्ट वित्त मंत्री था, किंग लुई 14वां जो था उसका, और उसने ये बनाई थी। आए फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच ने आका भाई साहब पहले तो ये बताओ कि इंडिया में इतने यूरोपियन है, इनमें सफल कौन है? ब्रिटिशर्स। तो इसने कहा आपने तो ब्रिटिशर्स को फॉलो करना है, इन्होंने क्या क्या किया था वो देख लो। बताओ इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? लोगों ने कहा साहब सूरत में लगाई। अपने चलो सूरत, तो इन्होंने आते अपने 1668 के अंदर फैक्ट्री कहां पर लगा ली? सूरत। अंग्रेजों के लगाई थी हेनरी मिडल्टन ने, इनको कहा हमारे लगाएगा फ्रेंको केरो। तो फ्रेंको केरो यहां पर सूरत में 1668 में फैक्ट्री लगा लेता है। 64 में कंपनी बनाई, 68 में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगा ली। क्या नाम है? फ्रेंको केरो। अब इसके बाद अंग्रेजों ने कहां लगाई? लोगों ने कहा अब अंग्रेज फिर इधर पश्चिमी तट पे नहीं रहे थे, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं, तो उधर ईस्टर्न कोस्ट पे मसूलीपट्टनम चले गए थे वो। इन्होंने कहा हम चले जाएंगे, हमें कौन सा रास्ता नहीं पता है। तो 1669 के अंदर मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। लोगों ने कहा ऐसे अंग्रेजों ने ना कोई आपकी तरह नहीं किया था, एक एक फैक्ट्री ने लगाई, गांव खरीद लिया था साउथ में पूरा, चेन्नई खरीद के मद्रास बना दिया था। इन्होंने कहा हम खरीद लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और 1673 में एक गांव खरीद लेते हैं पुद्दुचेरी, और इनसे पुद्दुचेरी बोला नहीं गया तो इसलिए इन्होंने नाम चेंज कर दिया पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी बना लिया इसको। अब का हमारा मुख्य अड्डा तो पौंडीचेरी। इसकी स्थापना कौन करेगा? तो फ्रैंको मार्टिन। और यहां इन्होंने फोर्ट वोट बनाए। फोर्ट का नाम क्या रखें? कंपनी सरकारी, कंपनी राजा की, तो राजा का नाम रखना पड़े भाई। राजा का नाम क्या? लुई, तो फोर्ट का नाम क्या? लुई। उनके तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, इन वाला सिंपल अपने फोर्ट लुई। सारे फ्रेंको है। सूरत वाला फ्रेंको केरो है, ज्यादा फ्रेंको जाया करते थे सबसे, ये फ्रेंको मार्टिन है आपके। 1668 सूरत में फैक्ट्री, 1669 मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, 1673 में पुद्दुचेरी खरीद के पौंडीचेरी बना दिया। 1954 तक यही थे। देश की आजादी के बाद भी फ्रेंच का कब्जा ही था, बाद में छोड़ के गए थे पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी आज भी आप जाओगे तो आपको फ्रेंच भाषा भाषी लोग खूब सारे मिल जाएंगे अभी तक भी वहां पर।
फिर इनको किसी ने कहा भाई साहब अंग्रेजों की बराबरी तुमसे आज और कल हो। इनका क्यों कर तो रहे हैं, सूरत में बनाई बना ली, मसूलीपट्टनम में बनाई बना ली, गांव खरीदा खरीद लिया, फोर्ट बनाया बना दिया। अब बंगाल, अब बंगाल नहीं जाओ ना तब तक मजा नहीं है। अंग्रेज बंगाल चले गए थे, इनको हम चले जाएंगे। अगले ही साल 1674 में बंगाल के अंदर एक कॉलोनी खरीदी चंद्रनगर का, उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, बना लेंगे तो 1690-92 में चंद्रनगर में फैक्ट्री बना ली थी। पूरा अंग्रेजों को फॉलो करते हुए सफल होना है अपने। तो पहले आपके 64 में कंपनी बनी, सरकारी कंपनी, लुई 14वें का वित्त मंत्री कोलबर्ट, 68 में सूरत में फैक्ट्री फ्रेंको केरो, 69 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री, 1673 में पौंडीचेरी की फैक्ट्री फ्रेंको मार्टिन, फोर्ट लुई, 1674 में चंद्रनगर खरीदा बंगाल में, और 90-92 में वहां पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। सबसे लास्ट में स्वीडिश आए, तब तक खरबूजा कट चुका था 1731 में। तो इसको लगा यार इंडिया में तो क्या ही करेंगे अपने, तो इन्होंने कहा छोड़ो इंडिया, गोली मारो, अपने तो चाइना के साथ बिजनेस करेंगे। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ बिजनेस ही नहीं करती थी। ये बिजनेस किसके साथ में करते थे? चाइना के साथ में करते थे। नाम फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो आए जरूर थे यहाँ भारत के अंदर, छोटा मोटा कोई व्यापार किया, पर इनका जो डंका व्यापार था वो किसके साथ में हुआ करता था? चाइना के साथ। तो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश पढ़ लिए, कौन कौन कैसे कैसे आए थे। अब हम पढ़ रहे हैं पुर्तगाली, पोर्तुगीज। ब्राजील में मिल गया सोना, इसलिए उधर चले गए। इंडिया के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं, गोवा लेके बैठे हुए अपना, छोटी मोटी फैक्ट्री अपनी कोचीन कालीकट के अंदर लगा रखी। डच, अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर गोल करके इंडोनेशिया भगा दिया, अंग्रेज बैठे हैं। डेनिश, अंग्रेजों को ही बेच बाच के चले गए। स्वीडिश, चाइना में चले गए। अंग्रेजों को फॉलो कौन कर रहा है? फ्रेंच। तो अब दो राइवल कौन बचे इंडिया के अंदर? एक तो इंग्लैंड और एक फ्रांस, एक दूसरे के ट्रेडिशनल राइवल थे वो। कहते हैं यूरोप में भी इन दोनों देशों की बनती नहीं थी, मतलब वैसे नहीं बनती थी जैसे भारत और पाकिस्तान की नहीं बनती वैसे। इवन ये और था कि इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया में जगह जगह कब्जा किए बैठे हुए थे, सब महाद्वीपों में कब्जा था, अमेरिका महाद्वीप में भी कब्जा, अफ्रीका में भी कब्जा। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कभी भी लड़ाई हो जाती, मान लो यूरोप में ये लड़ लेते किसी बात को लेकर, तो दुनिया में जहां जहां इंग्लिश और फ्रेंच रहते थे वो आपस में लड़ लेते, कि वहां लड़ रहे हैं तो यहां भी लड़ेंगे। इस बात को यूं मान लो कि भारत और पाकिस्तान के लोग इंग्लैंड में रहते हो और कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में यहां लड़ाई हो जाए, तो अपने जो इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे को ठोक ठाक ले वहां पे। ऐसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में राइवलरी हुआ करती थी, आपस में इनकी बना नहीं करती थी। तो अब इन दोनों के बीच में स्वाभाविक लड़ाई होगी। एक चद्दर में दो दरवेश नहीं सो सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब दो तलवारें थी, एक तलवार अंग्रेज, एक तलवार फ्रेंच, इनके बीच में लड़ाइयां हुई। हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष। ये हिंदी वालों ने आंग्लो लिख दिया, आंग्लो नहीं है भाई, आंग्ल है। अंग्रेजों को आंग्ल कहते हैं, या तो अंग्रेज लिख लेना या आंग्ल लिख लेना। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या इसने एक नाम और लिखा, देखो कर्नाटक संघर्ष। कर्नाटक संघर्ष, सुनना मेरी बात को, गौर देना इस बात पे। तमिलनाडु के अंदर एक रियासत का नाम था कर्नाटक। किसमें? अब का राज्य कौन सा? तमिलनाडु। वहां पर एक रियासत कौन सी? कर्नाटक। इसका मतलब बच्चों कर्नाटक कर्नाटक में नहीं था। जो आपका आज का कर्नाटक है उसमें यह कर्नाटक नहीं आता था। यह कौन सी रियासत में आता था? तमिलनाडु रियासत। एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, कि जैसे अपने राजस्थान था तो इसमें रियासत मेवाड़ मारवाड़ से रियासत थी, बाद में राजस्थान बना, तो वैसे तमिलनाडु वाली जो आज की टेरिटरी है इसमें एक रियासत होती थी कर्नाटक। और इस कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी अरकाट। अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में वहां पर 3 युद्ध हुए, इसलिए उनको 3 कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। सिंपल कोई पूछेगा कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुए थे? अंग्रेज तथा डचों के बीच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच, डचों तथा पुर्तगालियों के बीच, डचों तथा स्वीडिश के बीच। आप बता दोगे किसके बीच में हुए? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। कोई ये भी पूछ सकता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। कोई ये भी कह सकता है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच जो 3 युद्ध हुए थे वे भारत में कौन सी रियासत में हुए थे? कर्नाटक में हुए थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। समझ में आएगी बात? युद्ध कितने? 3 हो कहां पर रहे? कर्नाटक रियासत। कर्नाटक की राजधानी
अर्काट। कर्नाटक अब कहां पड़ता है, ये जो रियासत थी, तमिलनाडु। आगे 3 बातें समझ में आपके। अब पढ़ते हैं आगे, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध लेके आ जाओ, सन याद रखना थोड़ा सा, 46 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। क्या रीजन रहे होंगे? रीजन था ऑस्ट्रिया। एक देश पड़ता है यूरोप में, ऑस्ट्रिया एक देश है, राजतंत्र हुआ करता था यूरोप में भी, उस टाइम राजा बना करते थे। ऑस्ट्रिया का जो कोई भी राजा था वो मर गया, तो उसके 2 बेटों में लड़ाई चल रही। वो कह राजा मैं बनूंगा, वो कह राजा मैं बनूंगा। उनमें से एक बेटे का साथ दे रहा इंग्लैंड, एक बेटे का साथ दे रहा फ्रांस। इसलिए टक्कर किसके बीच में होगी? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किस लिए? ऑस्ट्रिया में राजा बनाने के लिए। तो कोई पूछे कि पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष। अब आप कहोगे कि सब लड़ाई तो ऑस्ट्रिया में चल रही है, फिर अपने वाले क्यों भिड़ गए, अपने वाले क्यों लड़ लिए? तो वही जो मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस वैसे राइवल थे कि वो यूरोप में जब भी किसी बात के लिए लेके लड़ते, तो दुनिया में वो जहां जहां होते थे वहां वहां उनमें लड़ाई हो जाती। और अपने तो यहाँ दोनों साउथ इंडिया में है, अंग्रेजों के पास में मद्रास और फ्रेंच के पास में पौंडीचेरी। अब मद्रास पांडिचेरी नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? वास्तविक लड़ाई चल रही है ऑस्ट्रिया में, किस बात के लिए? सक्सेशन के लिए। 2 राजकुमार लड़ रहे हैं कि राजा कौन बनेगा, एक का साथ इंग्लैंड दे रहा है, एक का साथ फ्रांस दे रहा है। और इस चक्कर में अपने यहां पर जो भी अंग्रेज और फ्रेंच रहते थे वो भिड़ गए आपस में, और वो मैटर भी नहीं हुआ। क्या कि लिखा हुआ है कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ऑस्ट्रिया। अंग्रेजों का एक कैप्टन था बार्नेट। एक दिन बार्नेट मद्रास में खड़ा था आपने, उसने देखा कि यार पास में समुद्र में फ्रेंच शिप जा रहे थे कई, जिन पर फ्रेंच झंडा लगा हुआ था। और युद्ध की स्थिति होती है तो थोड़ा ज्यादा जोश खाए हुए रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में कहीं युद्ध चल रहा है और अपने को पाकिस्तान का झंडा दिख जाए तो अपने जो बाढ़ खड़े हो जाए सारे। वैसे बार्नेट को लगा यार ये फ्रेंच शिप जा रहे, उसने पकड़ लो इनको। अपना क्या लेता है? अरे नहीं पकड़ के लो, लेता कैसे नहीं, इनको बहुत दिनों के फ्रेंच को अपने से यूरोप में लड़ाई करते रहते हैं। और अंग्रेजों के कप्तान बार्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए। वैसे भी आज दिन तक दुनिया में सबसे बेहतरीन नेवी यदि किसी देश की रही है तो इंग्लैंड। इंग्लैंड से अच्छी नेवी किसी की कभी नहीं रही। तो अच्छी नेवी थी, वो जाके शिप पकड़ के लेके आ। शिप शाम तक पहुंचे नहीं, पौंडीचेरी नहीं गए। पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का जो गवर्नर हुआ करता था, जो उनका सबसे बड़ा अधिकारी था, उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने देखा यार शाम हो गई, जहाज आ जाने चाहिए थे, अब तक जहाज आए क्यों नहीं? फोन मिलाया उसने, इधर से बार्नेट ने उठाया। बार्नेट ने कहा हाँ भाई डुप्ले बोल। डुप्ले को लगा यार आवाज अपने फ्रेंच वाली नहीं है तो इंग्लिश बोल रहा है, कौन? उसने कहा मैं नेवल कमांडर बार्नेट, तुम्हारे आदमी मेरे कब्जे में है। डुप्ले ने 2-4 गालियां निकाली फ्रेंच में उसको, कैसे पकड़ लिया रहे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारी जहाज पकड़ने की? बार्नेट ने कहा आवाज नीचे, कुछ करना हो तो कर लेना, पकड़ लिए मैंने तो। बार्नेट जानता था कि नेवी का यदि युद्ध हुआ ना तो जल्दी से तो इनके ताबे नहीं आएंगे अपने, नेवी के युद्ध में तो इनको पछाड़ देंगे। वो नेवी का कमांडर था, उसको लगता था मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी का कमांडर हूं। डुप्ले मांगता क्या है, इस बात को डुप्ले भी जानता था यार अकेले पार तो नहीं पड़ेगी, अंग्रेज है तो तगड़े। तो जैसे फ्रांसीसियों ने अपनी पौंडीचेरी पर कब्जा कर रखा था, वैसे उन्होंने एक और द्वीप पर कब्जा कर रखा था, मॉरिशस। मॉरिशस एक जगह पड़ती है, वहां पर भी उन लोगों ने अपना कब्जा कर रखा था। अब तो आप मॉरिशस जाओगे तो आपको लगेगा बिहार है, कब्जा कर रखा अपने बिहारियों ने मॉरिशस के अंदर। किसी टाइम में वो फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी। मॉरिशस के अंदर जो उनका बंदा था उसका नाम था ला बुर्दने। फ्रेंच नाम है भाई, अपने तो क्या करें ऐसे नाम है, ला बुर्दने नाम। डुप्ले ने ला बुर्दने को फोन किया कि भाई लड़ाई होगी, फटाफट यूनिवर्सिटी गेट पे पहुंच जाओ। आप करते हो ऐसी लड़ाई वड़ाई हो जाती तो बुला लेते हो दोस्तों। डुप्ले ने कहा लड़ाई हुई है, जल्दी से जल्दी पांडिचेरी आ, दोनों भाई भाई मिलके जाएंगे, मद्रास में मिलके पिटेंगे अंग्रेजों को। ला बुर्दने ने कहा भाई तू फोन रख, मैं इधर से पहुंचा। तो डुप्ले किसको बुलाता है? ला बुर्दने को बुलाता है। कहां से बुलाता है? मॉरिशस से बुलाता है। गए दोनों भाई भाई मिलके, मद्रास घेर लिया। बोलो रे, ज्यादा फड़फड़ कर रहे थे। अंग्रेजों ने सरेंडर किया, अंग्रेजों ने हार मानी,
अंग्रेजों ने कहा काली गाय है तुम्हारी, ऐसे मत करो यार, छोड़ दो। लाबुर्दने दिमाग वाला आदमी था। पहले बातचीत करने के लिए लाबुर्दने अंदर गया। लाबुर्दने ने कहा मैं उधर मॉरिशस से आया हूं, मंगतो तुम्हारे चक्कर में, कितना खर्चा पानी हुआ है, समझ में आती है तुम्हारी बात? अंग्रेजों ने कहा हम खर्चा दे देंगे आपको। उसने खर्चा नहीं, थोड़ा ढंग के पैसे दो तब छोड़ के जाऊंगा, ढंग के दे देंगे। अंग्रेजों ने पैसे दिए। लाबुर्दने बाहर आया। डुप्ले ने पूछा हाँ बता क्या हुआ? लाबुर्दने उधर देखे ही नहीं, चुपचाप मॉरिशस की तरफ। डुप्ले ने कहा बात क्या है? उसने कहा अच्छा चलता हूं, अब दुआओं में याद रखना। तब डुप्ले को पता चला यार ये तो पैसे लेके चला गया। अब डुप्ले ने घेर लिया मद्रास को, और डुप्ले ने कहा मुझे भी दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कुल मिला के पहले युद्ध के अंदर फ्रेंच अंग्रेजों को हरा देते हैं। उधर मद्रास में अंग्रेजों को हरा दिया, अंग्रेजों से धन इकट्ठा किया, धन लिया उन्होंने। उधर वो लड़ रहे थे आपके इंग्लैंड और फ्रांस, लड़ कहां रहे? वास्तविक लड़ाई कहां चल रही है? ऑस्ट्रिया। वो लड़ाई खत्म हो गई। वहां पर एक संधि हो जाती है, एक्सला-सापेल। एक्सला-सापेल जर्मनी का कुछ जगह है, वहां पर इनके बीच में संधि हो गई और कहा ठीक है भाई इसके नाम पर सहमत हो जाओ, इस फलान जी को राजा बना देंगे। जब वहां एक्सला-सापेल में संधि हुई और कहा भाई लड़ाई लड़ाई माफ करो, अब एकदम इसको राजा बना देते हैं, तब अंग्रेज रोए। और अंग्रेजों ने कहा यहां तो सब माफ करवा रहे हो लड़ाई, वहां हमारे मद्रास को तुम्हारा डुप्ले घेर के बैठा हुआ है। फ्रांसिस ने कहा ना ना ना, ऐसा कोई समाचार हमारे पास तो नहीं है, तुम्हारी तो कोई टेरिटरी इंडिया में नहीं घेर रखी, पूछो तुम्हारे डुप्ले कौन। फ्रांसिस ने डुप्ले को फोन किया, डुप्ले कहां है? डुप्ले का मतलब पौंडीचेरी। फ्रांसिस का लाइव लोकेशन भेज, करंट लोकेशन भेज अभी कहां की। डुप्ले ने कहा मैं थोड़ा इधर घूमने के लिए आया हुआ था, मैं मद्रास आया था, भाग यहां से। तो संधि के बाद में वापस मद्रास अंग्रेजों को दिया और डुप्ले बाद में यहां से चला गया। या कुल मिला के इस संधि द्वारा युद्ध समाप्त होता है और मद्रास अंग्रेजों को वापस देते हैं। तो संधि कौन सी है? एक्सला-सापेल। तो युद्ध शुरू किस घटना से होता है? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। खत्म किस घटना से होता है? तो एक्सला-सापेल की संधि द्वारा होता है। अब ये युद्ध हो कहां पे रहा है? तो मद्रास के पास में, तमिलनाडु, मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है, मद्रास के पास में ये जगह कर्नाटक रियासत, वहां पर युद्ध हो रहा है। पहले डुप्ले जब सेना लेके आया था ना कर्नाटक में, तो कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने कहा यहां लड़ाई नहीं करने, तुम्हारे बाप की जमीन थोड़ी है, यहां पे सेना लेके आगे लड़ोगे। डुप्ले ने अनवरुद्दीन को पटाया कि अनवरुद्दीन ऐसे नहीं करते। क्यों? अरे का समझा करो, आप मेरा साथ दो, मैं साथ दूंगा तो क्या होगा? देख रहे हो ना आर्मी कितनी जोरदार है, लाबुर्दने आया हुआ मैं हूं, अंग्रेजों को हरा के मद्रास पे कब्जा करेंगे। फिर मद्रास आपका। अनवरुद्दीन के लड्डू फूटा, उसने कहा मद्रास मिल जाएगा मुझे। उन्होंने कहा पक्का? डुप्ले का जबान है। धन दूंगा मैं आपको। डुप्ले जब जाने लगा, दिमाग तो उसका वैसे ही खराब हो रखा कि अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया गया था। बीच में अनवरुद्दीन आया। अनवरुद्दीन ने आगे कहा भैया ध्यान किधर है, हीरो इधर है। और अपने बीच बातचीत हुई थी कि बहुत सारा धन मिलेगा और मद्रास मिलेगा। डुप्ले ने कहा तो दिमाग मत खराब कर, वैसे क्रोसिन लेके सरदर्द ठीक किया है मैंने, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, भाग यहां से। अनवरुद्दीन ने कहा ऐसे पोल नहीं है यहाँ पे, नाथी का बड़ा थोड़ी है, तुम आओ और यहाँ पे लड़के चले जाओ, हमारी शांति भंग करके चले जाओ, जाओगे तो हमसे लड़के जाओगे। हमने खूब दोस्ती निभा ली, अब तुम मेरी दुश्मनी भी देखो। डुप्ले ने कहा तू ये काम कर, पहले दुश्मनी निभाने, डायलॉग मत दे, दुश्मनी निभा तू। और अनवरुद्दीन ने अपनी 10,000 की एक सेना भेजी अपने कमांडर महफूज खान के साथ। कितने सैनिक आए? 10,000। कमांडर कौन? महफूज खान। भेजता कौन है? अनवरुद्दीन। कौन है अनवरुद्दीन? कर्नाटक का नवाब। उधर से डुप्ले 930 आदमी भेजता है। कितने? 930। उनमें से फ्रेंच तो 230 ही थे,
700 तो अपने इंडियन ही थे जो उनकी सेना में शामिल हो रखे थे। पैराडाइज, सेनापति पैराडाइज के नेतृत्व में दोनों लड़ते हैं सेंट टोमे नाम की जगह पे, दोनों के बीच लड़ाई होती है। कोई पूछेगा आपसे कि सेंट टोमे का युद्ध कौन से अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध का भाग था, आप बताना कि प्रथम अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध का भाग था कौन सा युद्ध, तो सेंट टोमे का युद्ध। किस किस के बीच में, फ्रांसीसियों के और कर्नाटक रियासत के बीच में। कर्नाटक का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन नवाब है। अनवरुद्दीन की तरफ से तो आया महफूज खान, उसकी तरफ से आया पैराडाइज। एक तरफ 10,000, एक तरफ 930। क्या कहना है आपका, कौन जीतेगा? आपको लगता होगा सर अपने वाला जीतेगा, 10,000 आदमी लेके गया, लेकिन महफूज खान अपने 10,000 सिपाहियों को महफूज नहीं रख पाया। पैराडाइज ने सबको पैराडाइज भगा भेज दिया था, भगा भगा के मारा कर्नाटक वालों को। उस दिन एक बात समझ में आई कि डिसिप्लिन्ड आर्मी के सामने तुम्हारी अस्त व्यस्त सेनाएं, जो युद्ध के टाइम में तुम गांव में फोन कर कहते हो भाई रे आ जाओ, ये नहीं चलती। सेनाओं को सुबह शाम लेफ्ट राइट करवानी पड़ती है। ये जो तुम्हारे सारे दिन बैठे बैठे टुकड़े ठोकते हैं, जी में आया तब कहते हैं लो उठाओ तलवार चल लो, नहीं। उस दिन यूरोपियन आर्मी डिसिप्लिन का अनुभव हुआ भारतीयों को कि 1000 भी आएंगे तो 10,000 को भगा भगा के मारेंगे। कौन सा युद्ध है, सेंट टोमे का युद्ध है। सेंट टोमे के युद्ध में ऐसा हुआ, किसको हरा गए, अनवरुद्दीन को हरा गए। और डुप्लेन गल्ला है, तुझे बहुत दिन हो गए। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अक्सर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अंग्रेज किससे आ रहे, फ्रेंच से। अनवरुद्दीन किससे आ रहा, फ्रेंच से, डुप्ले से। अनवरुद्दीन भाग के अंग्रेजों के पास गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अनवरुद्दीन ने कहा फ्रांसीसियों का दुश्मन कौन, के अंग्रेज। वो भाग के अंग्रेजों के पास गया, बुक्का फाड़ के रोया अंग्रेजों के सामने, ढां ढां करके रोया। अंग्रेजों ने पूछा अरे हुआ क्या, रुको तो से, हिचकियां बंद गई, क्या बात हुई, बात तो बता। उसने कहा पीटा डुप्ले ने मेरे को। ये कहते अंग्रेज रोए जोर जोर से। अंग्रेजों ने कहा मी टू, सेम, यही हमारे साथ हुआ है, हमें और भयंकर पीट के गए थे वो, चल भाई आजा। दोनों ने पास में बैठ के बातें की। वही है दिलीप सर वाला उदाहरण की आप जब क्लास में बैठते, ऑफलाइन क्लास होती है और उसमें बैठते हैं बच्चे, एक बेंच में 300 बच्चे बैठे, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, 12 महीने की कोचिंग हो जाती है, एक पीछे पीछे बैठता है, एक आगे आगे बैठता है, कोई बातचीत नहीं, बैच खत्म हो गया, पेपर हुआ और लकीली मान लो दोनों फेल हो जाए, फिर उन दोनों की दोस्ती बहुत मजेदार होती है। दोनों बाद में चाय की थड़ी पर बैठ के एक साथ कोचिंग को गालियां निकालते हैं, एक साथ आरपीसी को गालियां निकालते हैं। तो जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो लोग हमेशा अच्छे क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। ये सेम बात यहां पर हो रही थी। अब दोस्त कौन बन गए, अनवरुद्दीन और अंग्रेज दोस्त बन गए। अब सुनना है ये बात अगले युद्ध में अपने कंटिन्यू करेंगे। दूसरा कर्नाटक युद्ध या दूसरा अंग्रेज फ्रांस युद्ध 48 में खत्म हो रहा, 49 से 1754। अनवरुद्दीन जब भाग के अंग्रेजों के पास चला गया, हार गया, तो अनवरुद्दीन के बहनोई थे चांदा साहिब। ओबीसी बात है, चांदा साहिब को लगा कि अनवरुद्दीन को पीट दिया, वो राजा बनना चाहते थे। लगा अरे अपना साला तो वैसे ही बकवास आदमी है, अपने को होना चाहिए राजा। चांदा साहिब डुप्ले के पास गए और डुप्ले को कहा कि डुप्ले मेरा साला तो पागल है, वो तो उधर अंग्रेजों के पास गया है तुम्हारे खिलाफ, यदि तुम मुझे नवाब बनाओ कर्नाटक का तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार। डुप्ले ने कहा यार आपको नवाब बनाने की आवश्यकता क्या, तो नवाब हो, नाम क्या कि चांदा साहिब लगा हुआ आपके, पक्का हमारा समर्थन है। उधर एक रियासत साउथ में और पड़ती थी हैदराबाद। दो चाचा भतीजा आपस में लड़े, चाचे का नाम नासिर जंग, भतीजे का नाम मुजफ्फर जंग। जब नाम में ही जंग लगा हुआ है तो जंग करेंगे,
और चाचा भाग के अंग्रेजों के पास चला गया, नासिर जंग भाग के अंग्रेजों के पास चला गया। ऑब्वियस सी बात है, मुजफ्फर जंग किसके पास जाएगा? डुप्ले। डुप्ले को मजा आ गया, वो पॉलिटिकल एम्बिशियंस बंदा था, एक साम्राज्य विस्तार करना चाहता था फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो चाहता था कि यदि पॉलिटिकल कंट्रोल मिल जाए तो बिजनेस और ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है, टैक्स वैक्स अपने हिसाब से लगाएंगे साउथ में। ये वो दौर था जब मुगलों का नियंत्रण वैसे ही समाप्त हो रहा था, इसलिए रियासतें आपसी संघर्षों की शिकार, षड्यंत्रों की शिकार हो रही थी। अब गुट बन गए, अंग्रेजों की तरफ अनवरुद्दीन और नासिर जंग है, फ्रांसीसियों की तरफ चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग है। मैं यदि कहूं कि दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण भारतीय रियासतों का आंतरिक संघर्ष था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में, इस वजह से अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को हाथ धोने का मौका मिल गया। तो पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष था, पर दूसरे युद्ध के कारण भारतीय रियासतों का आंतरिक संघर्ष था। कौन सी रियासत? कर्नाटक। कौन कौन लड़ रहे हैं? चांदा साहिब। साथ कौन दे रहा है? फ्रेंच। अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ रहे हैं, साथ कौन दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स। हैदराबाद कौन कौन लड़ रहे हैं? मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। मुजफ्फर जंग का साथ कौन दे रहे हैं? फ्रेंच। नासिर जंग का साथ कौन दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स। कुल मिला के दो गुट है, एक गुट में है अंग्रेज, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, वर्सेस एक तरफ फ्रेंच, मुजफ्फर जंग और इधर अनवरुद्दीन के साथ में कौन हो जाएगा? चांदा साहिब। ये साले बनोई है, वो चाचा भतीजा है। गुट बना हुआ है अंग्रेजों का, नासिर जंग का, अनवरुद्दीन का, फ्रेंच का, मुजफ्फर जंग का, चांदा साहिब का गुट बना हुआ है। गुटों में लड़ाई हुई और एक युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध, 1749 में बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर में अनवरुद्दीन मर गया। ऐसे अंबूर ऐसे अनवरुद्दीन, काम आ गया इस युद्ध में। थोड़े दिन बाद एक और झड़प, कोई छोटी मोटी झड़प हुई, उसमें नासिर जंग मर गया। कौन कौन मर गए? अनवरुद्दीन भी मर गया और नासिर जंग भी मर गया। मैं वापस पीछे दिखाता हूं आपको। अनवरुद्दीन मर गया, नासिर जंग मर गया। अंग्रेजों के बुरे दिन चल रहे हैं। पहले कर्नाटक युद्ध में हारे और इस बार जिन दो का साथ दिया वो दोनों मर गए। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित किया और चांदा साहिब को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। डुप्ले अपने पॉलिटिकल कैरियर के पीक पर पहुंचा हुआ है, कठपुतलियां नचा रहा है। नपथ्य में बैठा हुआ वो फ्रांसीसी सेनापति, जो चाल चल रहा था वो तमाम चालें उसकी सफल हो रही थी। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग उन्होंने जीता, मुजफ्फर जंग के साथ में वो सहायक संधि करते। हुआ क्या, मैं वापस बताता हूं। इधर जैसे नासिर जंग मर गया तो उसका बेटा हुआ करता था मोहम्मद जंग। मोहम्मद जंग भाग के अंग्रेजों के पास गया और उसने अंग्रेजों को जाकर, कर क्या रहे हो रे, तुम्हारे साथ जो आता है वो मर जाता है। पापा मर गए, उधर बेचारा वो अनवरुद्दीन मर गया। अंग्रेजों ने कहा भाई ठार ठार खावनो यार, बुरे दिन चल रहे हैं हम समझते हैं, पर यार धीरज, हथेलियों में सरसों नहीं उगती। उसने कहा धीरज यार, कितना धीरज करें। उनका तू बैठ, पक्का तेरे को हम बनाएंगे, हम गारंटी देते हैं, रहे तू यहां पे। तो मोहम्मद जंग अंग्रेजों के पास चला गया। उधर कर्नाटक में उन्होंने चांदा साहिब को राजा बनाया, इधर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बनाया। पर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को कहा कि मुजफ्फर जंग, सपोज दैट, मान ले हम यहां से जाएं, राजा बनाया, राजा बनाते ही मुजफ्फर जंग ने कहा कि साहब लंबा लंबा जुआर डाया आपने, पधारो, मारी हेल्प करी, घणो घणो धन्यवाद आपने, खर्चो बीजो लाग्यो हेंग देवा हूं थान, अब आप जाइए अपने पौंडीचेरी। और डुप्ले ने कहा कि मान ले हम यहां से जाएं और मोहम्मद जंग अंग्रेजों की बड़ी सेना लेकर आ जाए तो? मुजफ्फर जंग ने कहा थूक थूक मुंह से, कलजीबा नहीं बोलना आपने, ना ना,
जीभ काली तो नहीं है, जीभ दिखाते ना, डुप्लेन का जीभ गोरी है, उसकी कोई बात नहीं, पर हो सकता है ना ऐसा हो जाए तो तुम क्या करो। उसने कहा फिर तुम जाओ मत, फिर यहीं रहो भाई, है ना, मेरा यहीं रहेगा, अपन मेरे साथ ही रहेगा। डुप्ले ने कहा देख यार, घर बार लुगाई टाबर पीछे काम धंधा हमारे, ये तेरे साथ रहने तो कैसे पार पड़ेगी, पर मैं एक काम कर सकता हूं, मैं मेरी एक आर्मी की टुकड़ी यहां पे छोड़ के चला जाता हूं, ये तेरा ध्यान रख लेगी। मुजफ्फरजंग ने कहा ठीक। क्या इसकी सैलरी? उसने कहा मैं जगह दे दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। ऐसी जो भी संधियां जिनमें कोई कहता है कि तुम मुझे सैनिक सहायता दो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, उनको सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है, सहायक संधियां, सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधियां कहा जाता है। तो मुजफ्फरजंग अंग्रेजों के साथ में, सॉरी फ्रांसीसियों के साथ में सहायक संधि करता है। और सहायक संधि में क्या कहता है कि तुम सेना छोड़ दो, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। डुप्ले अपनी सेना छोड़ गया। डुप्ले जिस कमांडर को छोड़ गया उसका नाम था बुस्सी। बुस्सी को कहा कि बुस्सी, जैसे कोई ताजा या बुस्सी रोटी तेरे को मिल जाए वो खा लेना, तू यहां पर बैठा रहे। बुस्सी ने कहा जो हुक्म मेरे आका, मैं इधर बैठा रहूंगा, चिंता ही मत करवा। मुजफ्फरजंग ने कहा कि हैदराबाद के पास में कृष्णा नदी है। उसने कहा कृष्णा नदी के दक्षिण वाला जितना भाग है ये डुप्ले तुम्हारा, तुम ठाकर हो अब इस इलाके के, चिंता ही मत करो। डुप्ले ने कहा ठीक। उत्तरी सरकार जो लगता है तट सरकार, तट जो है उसके पास का भी कुछ क्षेत्र वो फ्रांसीसियों को दे दिया। बड़े तौर पे कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग डुप्ले को दे दिया था उसने, या फ्रेंच को दे दिया था, और फ्रांसीसियों ने अपनी एक आर्मी वहां पर रख दी। सिस्टम क्या कह रहा है? कर्नाटक में चांदा साहिब राजा बने बैठे अरकाट में, इधर जो आपके मुजफ्फरजंग को हैदराबाद में राजा बना दिया उन लोगों ने, अपनी आर्मी उसकी सहायता के लिए छोड़ दी, उसने इसके बदले में इनको एरिया दे दिया, क्षेत्र दे दिया। अंग्रेजों को लगेगा यार बदला तो लिया जाना चाहिए, पर लें कैसे? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का एक ऑफिसर हुआ करता था यहां पे। वो दिमाग लगाता है कि यार हैदराबाद में तो फ्रेंच आर्मी पड़ी है, इसलिए हैदराबाद में तो अटैक किया तो पार नहीं पड़ेगी, पर अरकाट में तो चांदा साहिब अकेले ही है, उनके साथ में फ्रेंच आर्मी है नहीं। एक दिन अचानक अपने मात्र 210 सैनिकों की सहायता से वो अंग्रेजों का बहादुर सेनापति रॉबर्ट क्लाइव अरकाट का घेरा तोड़ देता है, अरकाट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। केवल 210 सैनिकों ने राजधानी अरकाट पर कब्जा कर लिया था। याद रखना इस बात को। इंग्लिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव along with 210 soldiers captured अरकाट। अब स्थिति चेंज, कर्नाटक में फ्रेंच आ गए, उधर जरूर फ्रांसीसियों का बंदा बैठा हुआ है। 210 सैनिकों के साथ अरकाट जीत लिया। यहां से फ्रेंच के लिए एंटी क्लाइमैक्स शुरू होता है। यह समाचार फ्रेंच जब हारे, इनके हाथ से कर्नाटक निकला, तो यह समाचार फ्रांस देश पहुंचे, पेरिस पहुंचे। पेरिस वाले पहले जब डुप्ले के पास फोन करते थे भाई डुप्ले क्या चल रहा है, डुप्ले का तो सब मजे हैं। इस बार डुप्ले ने रुपए भेजने बंद कर दिए, क्योंकि रुपए तो युद्धों में लग रहे इधर, सारे हथियार खरीदने में, सेना को देने में। तो डुप्ले क्या हुआ, पैसे वैसे कैसे नहीं भेज रहे? डुप्ले ने कहा थोड़ी उगाई हुई नहीं भेजता हूं, बिजनेस चल जाए थोड़ा। किसी ने समाचार भिजवाया कि साहब माइनस में है खाता, सरकारी कामकाज तुम्हारा तुम ध्यान देते हो नहीं, कि डुप्ले लड़ाइयां करता है, तुम्हारे कोई बिजनेस नहीं करता है। और फ्रांसीसियों को जब इस बात का पता चला तो उनका डुप्ले वापस आओ, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया और यहां पर एक नया बंदा भेज दिया, गोडेहू। तो डुप्ले की जगह एक नया गवर्नर बना के भेजा उन्होंने, गोडेहू को। नाम ही गोडेहू है तो आधे गोडे टेके इसने, तो इसने आका रहने दो, अपने शांति कर लेते हैं। और इसने अंग्रेजों का भाई ठीक हुआ, उसके पीछे धूड़ फेंको, अपने तो संधि कर लो। अंग्रेजों ने कहा अब हम जीत रहे हैं, हमारी शर्तों पे संधि होगी। उसने ठीक है, अब जो भी। हमेशा जो पक्ष हावी रहता है ना, वो ये चाहता है कि संधि अगले की टेरिटरी में हो, ताकि कह सकेंगे हमने घर में घुसकर मारा था। हावी अंग्रेज, हार कौन रहे? एक तरीके से फ्रेंच। फ्रेंच का घर कौन सा? पांडिचेरी। तो उन्होंने गोडेहू को पांडिचेरी में साइन करवाया, यहां कर, लिख, नाक टिका यहां पे। गोडेहू का ठीक है यार, जाओ, अब जो हुआ मैं आगे नए सिरे से देखूंगा। तो पांडिचेरी की संधि भी 1755 में, मामले को रफा दफा कर दिया गया। वैसे लड़ाइयां इनकी दूसरों की लड़ाइयां थी। उधर कहते हैं कि
हैदराबाद में मुजफ्फर जंग भी हालांकि थोड़े दिन बाद मर गया था, वहां एक नया आदमी फ्रांसीसियों ने बना दिया था, सालार जंग को वहां पर राजा बना दिया था। पर कुल मिला के यहां पर फ्रांसीसियों को थोड़ा नीचा ही देखना पड़ा। शुरुआत में ड्रॉ लग रहा था मैच, फ्रांसीसी जीत रहे थे, लेकिन बाद में फ्रांसीसियों को हारना पड़ गया था। तो पहले युद्ध में जहां फ्रांसीसी जीतते हैं, दूसरे युद्ध में वहीं फ्रांसीसियों को संधि करनी पड़ गई थी। 2 युद्ध हो गए। पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की वजह से शुरू हुआ। दूसरा युद्ध इसलिए शुरू हुआ कि भारतीय रियासतों में आपस की लड़ाई चल रही थी, डुप्ले उन रियासतों के अंदर फंस गया था। तीसरा, हमने कहा कि 3 की बात करेंगे। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष था, इस बार युद्ध का कारण है कनाडा। कनाडा पर अंग्रेज कहे हमें कब्जा करना, फ्रेंच कहेगी क्यों, तुम ही थोड़ी, हम भी तो कब्जा कर सकते हैं। वो कहे हमें कब्जा करना। कनाडा पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में 7 साल लड़ाई चली थी। 1756 टू 1763, 1756 से 1763। किस किस के बीच में? अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में। कहां पर कब्जा करने के लिए? कनाडा पर कब्जा करने के लिए। कितने साल तक लड़ाई चली? 7 साल लड़ाई चली। कब से कब तक? 1756 से 1763। मैंने बताया कि दुनिया में जिस किसी भी जगह पर अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई होती तो दुनिया में वो और जहां जहां रहते थे वहां भी आपस में भिड़ जाया करते थे। और कहां? यहां पर बैठे हुए अपने, यहां पर भी आपस में गुत्था, मद्रास पांडिचेरी आपस में लड़ पड़े। साउथ में ही है, दोनों पास पास में तो वही है, हालांकि बाकी जगह भी थे पर मुख्य अड्डे तो वही है, पांडिचेरी है उनका। पांडिचेरी के पास में अंग्रेजों का मुख्य अड्डा कौन? साउथ में, मद्रास। तो तीसरा युद्ध शुरू हो गया। रीजन लिखा हुआ है, कोज लिखा हुआ है, 7 ईयर्स वॉर। याद रखना भाई, कुछ सिंपल भी है ना, आपसे 7 ईयर्स वॉर पूछ सकता है। मुझे याद है मेरे से एक बार आरपीसी वालों ने इंटरव्यू में पूछ लिया था कि 7 ईयर्स वॉर कब से कब के बीच में हुआ था, तो सन भी याद रखना, 1756 टू 1763। किस पर कब्जा करने के लिए? कनाडा पर कब्जा करने के लिए। किस किस के बीच में? इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में। और बाकी लड़ाइयां याद तो रहे नहीं रहे। एक युद्ध याद रखना, इसका एक निर्णायक युद्ध है, बैटल ऑफ वांडीवास। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास होता है अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति गया था उसका नाम था आयरकूट। लोहार, आयरन को कूट कूट के सीधा करने वाला वो व्यक्ति आयरकूट नाम था। फ्रेंच की तरफ से 2 सेनापति है, एक लाली ने एक बुस्सी। 2 आदमी अलग अलग है भाई, एक है लाली ने एक है बुस्सी। आप मुझे नाम देख के बता दो कि इनमें से कौन जीतेगा। आपको नाम से लगेगा कि साहब आयरकूट, उसने कूटा लाली को और बुस्सी को पकड़ के, दोनों को, लेडीज आइटम दोनों, लाली बुस्सी आगे इधर मेरे से लड़ने के लिए, और ढंग से डिसाइसिवली इस बैटल ऑफ वांडीवास के अंदर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत ढंग से हरा दिया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की और उन्होंने पांडिचेरी सब कब्जे कर लिया ना, भागो यहां से, तुम्हारे सारे इलाकों पर हमारा कब्जा है, पुदुचेरी तक पर भी कब्जा कर लिया। इतने में कनाडा में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई और फाइनली अंग्रेजों का कनाडा पर कब्जा हो गया। अंग्रेज जीते वहां भी, तो उन्होंने फ्रांसीसियों का साइन करो कि कनाडा हमारा है। फ्रांसीसियों का कर देंगे ज्ञान नहीं तुम्हारे घर में जाके, ताकि हम बता सकेंगे साहब पेरिस में जाके साइन करवाए थे। और इनके बीच में वहां पर पेरिस की संधि होती है। जब पेरिस की संधि हुई थी इस बार फ्रेंच रोए कि वो बाकी सब तो ठीक है पर हमारा तो पांडिचेरी भी ले लिया, जितने इंडिया में टेरिटरी थी वो सारी ले ली हमारी। तो अंग्रेजों का ना ना ना, अंग्रेजों का ध्यान पूरा उधर लगा, उनको पता ही नहीं इंडिया वाले कुटीज गए आपस में। ऐसा तो नहीं, हमने तो नहीं सुना। अरे हुआ है, पूछो आप। तो अंग्रेजों ने आयरकूट को फोन किया, आयरकूट कहाँ है? आयरकूट ने कहा सर मद्रास। उनका लाइव लोकेशन भेज, करंट लोकेशन अभी व्हाट्सएप, फटाफट लोकेशन है पांडिचेरी की। उसे भाई साहब किधर हो? उसने कहा वो बीच में फ्रेंच थोड़े पंगे ले रहे थे तो मैंने पांडिचेरी पे कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों ने कहा दे दो यार, वापस दे दो। अंग्रेजों, यहां वाले इंडिया वाले अंग्रेजों ने कहा दे देंगे, पर वो बंगाल वाला नहीं देंगे, चंद्रनगर। बंगाल आप नहीं जानते, बंगाल बहुत अच्छी चीज है। ठीक है चंद्रनगर रख लो, बाकी दे दो। तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर तो रख लिया था, बाकी वाली जो बस्तियां थी वो उनको लौटा दी थी। हालांकि बाद में काफी सालों बाद में एक और संधि वीर बाद में चंद्रनगर भी दे दिया था, पर शुरुआत में इस संधि में तो चंद्रनगर को छोड़कर अन्य जो बस्तियां थी वो तो फ्रांसीसियों को लौटा दी थी, ये वाली रख ली थी। 1760 का जो वांडीवास का युद्ध है, अपने याद रखने वाली चीज यही है
क्या किस्मत है, आप देखिए कि 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को हटाकर बाहर कर देते हैं और 1760 के वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। दो युद्ध, अंग्रेजों की दो राइवल कंपनीज लगातार दो युद्धों में बाहर हो गई। 1759 वेदरा, 1760 वाड़ीवास। मैंने जब मॉडर्न इंडिया शुरू की तो मैंने कहा कि मॉडर्न इंडिया का सिलेबस 1750 के बाद शुरू होता है। मैंने यह भी कहा कि वास्तव में तो वो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद उसे शुरू करना चाहते हैं। आप ये दोनों युद्ध याद कर लेना। 1759 वेदरा का युद्ध, डचों को बाहर निकाला है रॉबर्ट क्लाइव ने। 1760 वाड़ीवास का युद्ध आयरकूट, लाली और बुस्सी को पीट कर रख देता है। फाइनली अब पूरे भारत के एकछत्र सम्राट अंग्रेज थे। वह विदेशी कंपनियों को बाहर निकाल चुके थे। अब केवल उनको भारतीय शत्रुओं पर, भारतीय रियासतों पर कब्जा करना था। और भारतीय रियासतें जब ये आपस में लड़ रहे थे तब इतनी अनभिज्ञ, इतनी अनजान बनी हुई थी कि आगामी शत्रु का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। मुगल साम्राज्य भरभरा कर गिर रहा था। कोई नादिर शाहों और अहमद शाह अब्दालियों के हमलों से भारत तहस नहस हो रहा था। मराठे दक्षिण में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे थे। राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। उसमें दो कंपनियां चुपचाप आपस में लड़ भिड़ कर अपना व्यापार बढ़ाने में लगी हुई थी और उसमें एक कंपनी को जीत मिली और वो अंग्रेज थे। बड़ी सोचने वाली सी बात आती है कि वाई ब्रिटिशर्स, अंग्रेज ही क्यों जीते, फ्रेंच क्यों नहीं जीत पाए इन युद्धों के अंदर। स्मिथ एक इतिहासकार हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अंग्रेजों के पास में दो चीजें थी जो उन्हें फ्रांसीसियों पर लीड दिलाती है। क्या? एक तो अंग्रेजों की नेवी, एक अंग्रेजों का बंगाल। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के इकोनॉमिक रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं। वो जो धन मिला था ना उनको वहां से, वो बहुत बड़ी बात थी। जब फ्रांसीसियों के साथ वो लड़ रहे थे, हम आगे पढ़ेंगे कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने उनको केवल फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। तो अंग्रेजों को जहां बंगाल से जन और धन दोनों मिल रहे थे, वहीं लाली और बुस्सी अपने सैनिकों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पा रहे थे। स्मिथ कहता है कि वो लोग जिनकी नेवी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और उनके पास बंगाल और आ गया हो, अब डुप्ले और लाली बुस्सी तो छोड़िए, यदि खुद सम्राट नेपोलियन या सिकंदर महान भी आ जाते धरती पर वापस, तो भी अंग्रेज नहीं हारते। अब अंग्रेज जीत नहीं थे। मेरियट का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जब मेरियट कहता है कि डुप्ले भारत की चाबी मद्रास में ढूंढ रहा था, पर भारत की चाबी बंगाल में थी। क्लाइव ने उसे बंगाल में ढूंढा और भारत को प्राप्त कर लिया। डुप्ले ने अपना पूरा फोकस मद्रास जीतने में लगा दिया था। अंग्रेज उसी दौरान बंगाल के नवाबों को अपने अधीन करके बंगाल की अपार संपत्ति, गंगा के मैदान की विपुल धनराशि अपने कब्जे में कर रहे थे। नेवी, बंगाल, एक कारण जो मैंने बताया, फ्रांसीसियों की कंपनी सरकारी कंपनी थी, अपने आप चल रही थी। ये प्राइवेट कंपनी थी, एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा था। इधर रॉबर्ट क्लाइव, आयरकूट जैसे बेहतरीन सेनापति मिले, लाली बुस्सी इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। डुप्ले योग्य था, पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अपने को जबरदस्ती संघर्षों के अंदर उसने उलझा लिया था। और डुप्ले को वापस बुलाना तो फ्रांसीसियों की और बड़ी भूल थी।
कोडेहू परिस्थितियों को यहां पर समझ ही नहीं पाया था। डुप्ले यहां पर व्यापार पर ध्यान कम दे रहा था, राजनीतिक षड्यंत्रों में ज्यादा भाग ले रहा था। अंग्रेज बाणीय थे, पूरा का पूरा फोकस व्यापार पर था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप याद रखना है 3 युद्ध और 3 युद्धों के आरा, बेसिकली ये 2 बड़ी बातें, 1759 वेदरा और 1760 वाड़ी वास्तु याद रहे आपके। 2 एक बातें और लिखी हुई है, ये भाई बड़ा कैसे होगा, ये भाई 2 एक बातें और लिखी हुई। मुझे याद एक बार कोई आईएएस के एग्जाम के अंदर पढ़ा था कि क्या पौंडीचेरी पर केवल अंग्रेजों ने कब्जा किया था, इसके अलावा कभी कोई कब्जा नहीं कर पाया? तो हम पढ़ते हैं नहीं साहब, डचों ने भी एक बार 1693 कि अंग्रेजों ने डचों ने भी 1693 में एक बार पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उनके भी फ्रांसीसियों और उनके बीच में एक समझौता हो गया था, रिजविक, और रिजविक समझौते के द्वारा दोबारा लौटा दिया गया था। तो पौंडीचेरी पर एक बार तो अंग्रेज कब्जा करते हैं और एक बार आपके डच भी कब्जा कर लेते हैं। अंग्रेजों ने आपके पेरिस की संधि के बाद वापस लौटाया था, डच रिजविक समझौते के बाद वापस लौटा देते थे। ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट आए तो याद रहे। जब पौंडीचेरी नाम दिमाग में आता तो अपने लगता है पौंडीचेरी के पास तो केवल फ्रांसीसी थे और कोई नहीं थे, पर पौंडीचेरी के बहुत पास में अंग्रेजों की फैक्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड। तो कभी कोई पूछे कि पांडिचेरी के समीप फोर्ट सेंट डेविड किसकी फैक्ट्री थी, और अपने को लगे पांडिचेरी के पास है तो फ्रांसीसियों की होगी, तो थोड़ा सा रुकना, समझना कि नहीं, सर ने बताई थी कि एक फैक्ट्री अंग्रेजों की भी थी पांडिचेरी के पास में, और वो फैक्ट्री कौन सी है? फोर्ट सेंट डेविड है। अब तक की क्लासों में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे देश के यूरोपियंस हमारे देश में आए और फाइनली उनके अंदर लड़ भिड़ के एक कंपनी बची जो कि अंग्रेज थे। आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीयों को किस प्रकार से डील किया। थैंक यू।